आप सभी दोस्तों का स्वागत है टारगेट क्लास 10th 450 में। तो पिछले वीडियो में आप लोग का सोशल साइंस का भूगोल का चैप्टर नंबर 3 मिल गया था, जल संसाधन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में आप लोग के लिए भूगोल का चैप्टर नंबर 4 जो कृषि है, इसका आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑब्जेक्टिव। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 भूगोल का कृषि है। तो यहाँ पे बोल रहा है पहला क्वेश्चन, मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य अमेरिका में झूम कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से। पहला का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर बोल रहा है निम्न में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? तो रोपण कृषि में चना जो है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आ जाता है। गेहूँ जो है रबी फसल के अंतर्गत आ जाता है। चना जो है रबी फसल के अंतर्गत आ जाता है। तो गन्ना जो हो जाएगा ये आप लोग का रोपण फसल के अंतर्गत आएगा। गन्ना जो है ये आप लोग का रोपण फसल के अंतर्गत आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन बोला निम्न में से रोपण कृषि का उदाहरण कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गन्ना जो रोपण कृषि का उदाहरण है। चाय भी रोपण कृषि का उदाहरण है। यहाँ पे बोला तीसरा नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल कौन सा है? ऑप्शन है चावल, मोटा अनाज, कपास, चना। तो रबी फसल आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चना रबी फसल है। रबी फसल कौन सा है? चना है। चावल खरीफ फसल है। और रबी जो होता है, रबी कब लगाया जाता है और कब काटा जाता है? तो हम आप लोग को बता रहे हैं, त्यौहार से आप लोग को याद रहेगा। तो रबी जो है दीपावली के टाइम में लगाया जाता है। दीपावली कब होता है? अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है। किसको? रबी फसल को। किसे? रबी फसल को अक्टूबर से नवंबर में लगाया जाता है। कब? अक्टूबर से नवंबर में, दिवाली के सीजन में। और इसे काटा कब जाता है रबी फसल को? तो मार्च में। कब काटा जाता है? मार्च में। मार्च से अप्रैल के बीच में काट लिया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, रबी फसल को कब लगाया जाता है? दिवाली के सीज़न में। दिवाली के सीज़न में लगाया जाता है। और काटा कब जाता है? होली में काटा जाता है। होली के सीज़न में उसको वो जो काटा जाता है, कबाड़ा जाता है जो भी। तो ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा, रबी फसल कब किया जाता है? अक्टूबर से नवंबर में। और काटा कब जाता है? मार्च में। मतलब दिवाली में लगाया जाता है, होली में काटा जाता है। रबी फसल का उदाहरण कौन जाएगा? चना, खसरा, बूट। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जूट को। और पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है भारत में किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में धान का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। पाँचवा का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में धान का खेती सबसे ज़्यादा होता है। और गेहूं का खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आप लोग का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? यूपी में गेहूं का खेती सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पे? यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है धान की फसल उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता कितना? तो इसमें समान तापमान रहता है। समान कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। छठा का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है किस प्रकार की मृदा में कपास की खेती की जाती है? तो किस प्रकार की? काली मृदा में। यार काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मृदा। किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मृदा के भी नाम से जाना जाता है। रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है काली मृदा को। काली मृदा को कपासी मृदा भी करते हैं। लेकिन आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम पेपर वाला क्वेश्चन में आएगा कि काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग का ऑप्शन रहेगा रेगुड़ मृदा रहेगा, लाल पीली ये सब रहेगा। तो आप लोग को रेगुड़ मृदा पे सही मानना रहेगा। आठवां नंबर क्वेश्चन बोला है भारत किस फसल का विश्व में अग्रणी उत्पादक है? तो भारत जो विश्व में है अग्रणी उत्पादक है वो आप लोग को हो जाएगा चाय में। चाय में भारत के कितना स्थान है? दूसरा स्थान है। कितना है? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? तो ये श्वेत क्रांति से
श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित? श्वेत। और श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। याद रखिएगा आप लोग, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 10 नंबर, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा? तो भारत में खाद्य फसल कौन है? गेहूँ, चावल और गेहूँ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चावल और गेहूँ। 10 का ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इनमें से कौन फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल कौन हो जाएगा आप लोग का? चना जो फलीदार फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 12 नंबर, मणिपुर में कर्तन धन प्रणाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है? मतलब मणिपुर में जो कर्तन धन प्रणाली या कृषि जो होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं पालमू कृषि। किसे? पालमू कृषि कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? तो पालमू कृषि के नाम से। और किस नाम से? पालमू कृषि के नाम से। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखे तो बोल रहा है भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, बोल रहा है विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का स्थान जो है दूसरा है। ना कपास, हाँ कपास में भी दूसरा हो जाएगा। और भारत जो है चाय में भी उत्पादन में कितना स्थान पे है? दूसरा नंबर पे है चाय में। और तंबाकू में कितना नंबर पे है? तीसरा नंबर पे। नेक्स्ट यहाँ देखिए, अगर आप लोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर वाला। 4 क्वेश्चन है। गहन कृषि क्या होता है? कपास के उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति क्या होनी चाहिए? और रेशेदार फसल से आप क्या समझते हैं? रोपण कृषि क्या है? तो रोपण कृषि, ये चारों में आप लोग के लिए 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 15, 16 और 18 नंबर आप लोग के लिए। 17 नंबर पे देख लीजिएगा। बोला है गहन कृषि क्या है? तो गहन कृषि क्या, हम लोग अपना भाषा में समझेंगे। यहाँ पे बोला है गहन कृषि क्या है, तो हम लोग देखते हैं किताबी भाषा। वह खेती जिसमें अत्यधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रमिक की अधिक मात्रा में प्रयोग करके किया जाता है, उसे गहन कृषि कहते हैं। तो ये बोल रहा है वह खेती जिसमें अत्यधिक उत्पादन के लिए, मतलब यहाँ पे हम लोग अपना भाषा में देखे तो बोल रहा है जहाँ पे खेती किया जाता हो और खेती में अधिक उत्पादन के लिए, मतलब अधिक उपज के लिए, अधिक से अधिक मात्रा में उपज के लिए, उत्पादन के लिए प्रति इकाई भूमि, जो भूमि है उसका क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्र जो है इसमें अधिक पूंजी, पैसा और मजदूर की आवश्यकता होती है। अधिक उत्पादन के लिए क्या होता है? अधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई भूमि पे अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होता है, पैसा की आवश्यकता होती है। और इसमें वहाँ जो काम करते हैं श्रमिक मजदूर की भी आवश्यकता होती है उसको। और उसके बाद वहाँ पे मजदूर काम करते आवश्यकता होती है, उसके प्रयोग करके किया जाता है, उसे गहन कृषि कहते हैं। प्रति इकाई भूमि पे क्या है? अधिक मात्रा में, वहाँ पे अधिक मात्रा में मजदूर की आवश्यकता है और वहाँ पे पूंजी भी आवश्यकता होती है, तो इसका अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो उसे गहन कृषि, जिस कृषि में मतलब अधिक उत्पादन के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कपास के उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति क्या होनी चाहिए? तो कपास की हम लोग देखे किताब बोल रहा है किताबी भाषा में, कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई 210 सेंटीमीटर या 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हम लोग अपना भाषा में समझे तो बोल रहा है कपास के उत्पादन के लिए, कपास जो होता है वो काली मिट्टी में होता है। कपास अधिकतर कहाँ होता है?
पंजाब में थी, राजस्थान में हल्का फुल्का भाग राजस्थान में, महाराष्ट्र में अधिक मात्रा में कपास की खेती की जाती है, महाराष्ट्र में और गुजरात में कपास की खेती अत्यधिक मात्रा में की जाती है। तो यहाँ बोला है कपास की खेती कहाँ पे किस मृदा में की जाती है, तो काली मृदा में की जाती है। और ये जो फसल होता है कपास के लिए उच्च तापमान होना चाहिए और हल्का वर्षा, उच्च तापमान और हल्का वर्षा, और सिंचाई जो 210 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि ये होता है कपासी मिट्टी जो होता है बहुत दरार फट जाता है, तो 210 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। और पाला रहित दिन, मतलब पाला जो गिरता है ना, कुहेसा शीत वाला जो गिरता है पाला, और खिली खिली धूप, मतलब धूप भी होना चाहिए बढ़िया। तो आप लोग समझ गए होंगे कपास के उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति ये काली मृदा में की जाती है। 210 सेंटीमीटर यहाँ पे 210 सेंटीमीटर वर्षा मतलब यहाँ पे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दरार फट जाने के कारण अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और तापमान उच्च होना चाहिए, हल्का वर्षा होना चाहिए, और पाला रहित दिन होना चाहिए, और खिली खिली धूप की आवश्यकता होती है। कपास की उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति आप लोग देख लीजिए। तीसरा नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए आप लोग। रेशेदार फसलों से आप क्या समझते हैं, तो रेशेदार फसलों से क्या समझते, तो यहाँ पर कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसल है। इनमें से तीन मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है, और चौथा रेशे को कीड़े से कोनून प्राप्त होता है। यहाँ पे बोला है कपास, जूट, रेशेदार फसल। तो रेशेदार फसल का उदाहरण कौन कौन हो जाएगा, कपास, जूट, रेशम, सन, ये जो है वो एक रेशेदार फसल का उदाहरण हो जाता है। और भारत में उगाए जाने वाले मुख्यतः रेशेदार फसल इनमें से 3 मिट्टी में फसल उगते हैं, प्राप्त होती है, 3 मिट्टी में उगाई जाती है। चौथा रेशम के कीड़े से कोनून प्राप्त होता है, रेशम के कीड़े से कोनून प्राप्त होते हैं। उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, 17 नंबर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। 18वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है रोपण कृषि क्या है, तो रोपण कृषि जो होता है एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में रोपण कृषि है, इस प्रकार की खेती में, इस प्रकार की खेती के लिए एक लंबा भूमि होना चाहिए, चौड़ा भूमि होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र होना चाहिए, लंबा चौड़ा, और इसमें अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, अत्यधिक मात्रा में श्रमिक, मतलब वहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं उसकी भी आवश्यकता होती है। और यहाँ पे इस जो चाय की खेती होती है, मतलब इसमें उदाहरण के रूप में देखें तो रोपण कृषि में क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, चाय हो जाएगा, कॉफ़ी हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, केला हो जाएगा। और ये जो खेती होता है ना, चाय, गन्ना, रोपण कृषि, तो रोपण कृषि को मतलब उत्पादन होने में, निर्माण होने में अच्छा खासा समय लगता है, इसमें अच्छा खासा समय लगता है। और ये अगर हम लोग फिर से देखें, ये बोल रहा है रोपण कृषि, मतलब रोपण कृषि क्या है, तो हम लोग रोपण कृषि अगर पेपर में अगर अपना भाषा में लिखिएगा, जितना अपना भाषा में लिखिएगा उतना अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो रोपण कृषि क्या हो जाएगा, तो रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है, कृषि है। इस प्रकार की खेती में लंबे और चौड़े भूमि पे, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र पर फसल को लगाया जाता है, और इसमें अत्यधिक मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें श्रमिक की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, और इसे मतलब उत्पादन होने में एक लंबा समय लगता है। और इसका उदाहरण में दे दीजिएगा, जैसे कि चना हो गया, ये चाय हो गया, चना तो रबी फसल में आ जाएगा। उदाहरण में दीजिएगा चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला। तो आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन था 4 तो इसमें से 3 इम्पोर्टेंट है, तो 3 आप लोग देख लीजिएगा, रोपण कृषि वाला खास करके देख लीजिएगा। चलिए ठीक है।